अच्छा, एक सवाल है। किसी की नागरिकता का असली सबूत क्या है? अगर मैं पूछूं तो शायद ज्यादातर लोग क्या कहेंगे? आधार कार्ड। या फिर वोटर आईडी। हाँ। बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर ये जवाब पूरी तरह सही ना हो? आज हमारे पास भारतीय नागरिकता कानूनों और दस्तावेजों पर एक बहुत ही गहरा विश्लेषण है, और इसके जो निष्कर्ष हैं वो शायद कई लोगों को चौंका सकते हैं। बिल्कुल। आज हम इसी की गहराइयों में उतरेंगे। और समझेंगे कि कौन से दस्तावेज असल में सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। हाँ। और ये विश्लेषण दो बहुत बड़े हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा है दस्तावेजों का पदानुक्रम, मतलब कौन सा कागज निर्णायक है और कौन सा सिर्फ सहायक। अच्छा। और दूसरा हिस्सा एक बहुत बड़ी प्रक्रिया के बारे में है, जिसके बारे में आजकल काफी चर्चा हो रही है, विशेष गहन पुनरीक्षण, या जिसे SIR कहते हैं। SIR, हाँ सुना है इसके बारे में। इसका सीधा असर देश भर की मतदाता सूचियों पर पड़ रहा है। हम इन दोनों को जोड़कर देखेंगे कि पूरी तस्वीर क्या बनती है। वाह, तो इसका मतलब जो हम सोचते थे कि हमारा वोटर आईडी, आधार कार्ड ही सब कुछ है, हाँ, और यही सबसे बड़ा भ्रम है। वो कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। ये तो वाकई दिलचस्प है। चलिए इस पदानुक्रम को और गहराई से समझते हैं। तो सबसे ऊपर कौन है? देखिए, यही सबसे बड़ी गलतफहमी है जिसे ये विश्लेषण दूर करने की कोशिश करता है। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, यहां तक कि वोटर आईडी भी? हाँ, यहाँ तक कि वोटर आईडी कार्ड भी नागरिकता का निर्णायक प्रमाण नहीं है। ये सभी सहायक साक्ष्य की श्रेणी में आते हैं। सहायक साक्ष्य मतलब ये आपकी पहचान साबित करने में मदद जरूर करते हैं, लेकिन अकेले दम पर ये साबित नहीं कर सकते कि कोई भारत का नागरिक है। तो फिर निर्णायक क्या है? वो कौन से दस्तावेज हैं जिनके बिना बात ही नहीं बनेगी? इस सूची में सबसे ऊपर सिर्फ दो दस्तावेज हैं। सिर्फ दो? जी हाँ, सिर्फ दो। पहला आपका जन्म प्रमाण पत्र और दूसरा भारतीय पासपोर्ट। विश्लेषण इस बात पर जोर देता है कि अगर ये दो दस्तावेज आपके पास नहीं है तो नागरिकता का सर्टिफिकेट हासिल करना बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तो इन्हें नागरिकता की नींव माना गया है? बिल्कुल, ये नींव के पत्थर हैं। ठीक है, तो जन्म प्रमाण पत्र इतना जरूरी क्यों है? और एक असली एक वैध जन्म प्रमाण पत्र में क्या होना चाहिए? सिर्फ अस्पताल से मिली पर्ची तो काफी नहीं होगी ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो काफी नहीं है। ये किसी सरकारी दफ्तर जैसे नगर निगम या फिर ग्राम पंचायत से जारी होना चाहिए, और इसमें सिर्फ आपका नाम और जन्म तिथि ही नहीं, माता पिता का नाम भी? हाँ, आपके माता पिता का नाम और उनकी राष्ट्रीयता का भी साफ साफ जिक्र होना चाहिए। यही वो कानूनी दस्तावेज है जो साबित करता है कि आपका जन्म कहाँ और कब हुआ, जो नागरिकता के दावे का पहला आधार है। और आधार कार्ड को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट भी आ रहा है जिसका जिक्र इन दस्तावेजों में है। हाँ, और ये एक ऐसा बदलाव है जिसका असर करोड़ों लोगों पर पड़ सकता है। सोचिए, कितने लोग हैं जिनके पास शायद पुराना जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, और वो सालों से आधार को ही अपनी जन्म तिथि के सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। सही बात है। विश्लेषण बताता है कि अक्टूबर 2025 के बाद सरकार आधार कार्ड को जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में मान्यता देना बंद कर देगी। एक मिनट, ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है। आधार तो आज हमारी पहचान का सबसे बड़ा जरिया बन गया है, और अब कहा जा रहा है कि सरकार जन्म तिथि के लिए इसकी मान्यता खत्म कर रही है। ऐसा क्यों? क्या इसका कोई कारण बताया गया है? इसका सीधा मतलब ये है कि सरकार जन्म प्रमाण पत्र को ही जन्म तिथि का एकमात्र और सबसे भरोसेमंद स्रोत बनाना चाहती है। अच्छा, तो मानकीकरण की कोशिश है। जी। इस बदलाव के बाद आधार कार्ड एक पहचान पत्र और पते के प्रमाण के तौर पर तो बना रहेगा, लेकिन नागरिकता या उम्र से जुड़े दावों के लिए इसका वजन बहुत कम हो जाएगा। तो अक्टूबर 2025 के बाद पासपोर्ट बनवाने से लेकर कई सरकारी योजनाओं तक लोगों को अचानक एक बड़े दस्तावेजी संकट का सामना करना पड़ सकता है, जी अगर उनके पास सिर्फ आधार ही है। हाँ, ये एक संभावित समस्या हो सकती है। तो कुल मिलाकर संदेश साफ है, अपना जन्म प्रमाण पत्र और पासपोर्ट दुरुस्त रखें। चलिए अब ये समझते हैं कि नागरिकता मिलती कैसे है। ये सिर्फ जन्म से तो नहीं मिलती होगी, और भी रास्ते होंगे। हाँ, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में कई रास्ते बताए गए हैं। सबसे आम तरीका है जन्म के आधार पर, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसके नियम भी वक्त के साथ काफी बदले हैं। अच्छा, ये कैसे बदला है? देखिए, 1 जुलाई 1987 से पहले नियम बहुत सीधा था। भारत में पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति अपने आप भारतीय नागरिक बन जाता था, चाहे उसके माता पिता किसी भी देश के हों। जी बिल्कुल,
चाहे उसके माता पिता किसी भी देश के हों। इसे जस सौली या मिट्टी का अधिकार कहते हैं। और 1987 के बाद 1987 के बाद नियम थोड़ा सख्त हुआ। इस बदलाव के पीछे उस समय असम और दूसरे सीमावर्ती राज्यों में हो रहे माइग्रेशन को लेकर बढ़ती चिंताएं थीं। तो 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे लोगों के लिए ये ज़रूरी कर दिया गया कि जन्म के समय उनके माता-पिता में से कम कोई एक भारतीय नागरिक हो। मतलब अगर कोई बच्चा भारत में पैदा हुआ हो लेकिन उसकी माँ भारतीय है और पिता किसी और देश के नागरिक हैं जो उस समय भारत में कानूनी रूप से नहीं रह रहे, तो क्या उस बच्चे को जन्म से भारतीय नागरिकता मिल जाएगी? 1987 से 2004 के बीच के मामले में हाँ। अच्छा। क्योंकि एक अभिभावक भारतीय है, लेकिन 3 दिसंबर 2004 के बाद नियम और भी कड़े कर दिए गए। और भी? हाँ। अब भारत में जन्मे बच्चे को नागरिकता तभी मिलेगी जब उसके माता पिता दोनों भारतीय हों या फिर एक भारतीय हो और दूसरा अवैध प्रवासी न हो। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव है जो 2004 के बाद लागू हुआ। तो ये तो जन्म के आधार पर नागरिकता के 3 अलग-अलग दौर हो गए। इसके अलावा और कौन से तरीके हैं? दूसरा बड़ा तरीका है वंश के आधार पर, यानी अगर किसी का जन्म भारत के बाहर हुआ है लेकिन उसके माता पिता भारतीय हैं तो वो भी नागरिकता का दावा कर सकता है। ठीक है। इसके अलावा पंजीकरण और देशीकरण के रास्ते भी हैं जो आमतौर पर भारतीय मूल के लोगों या उन विदेशियों के लिए हैं जो लंबे समय से भारत में रह रहे हैं और कुछ शर्तें पूरी करते हैं। इन स्रोतों में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए का भी जिक्र है। ये बाकी तरीकों से काफी अलग लगता है क्योंकि ये धर्म और देश के आधार पर नागरिकता का रास्ता बनाता है। विश्लेषण इसे किस संदर्भ में देखता है? यहाँ सीएए को नागरिकता पाने के एक विशेष प्रावधान के तौर पर बताया गया है। यह उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हैं और 6 विशेष समुदायों से हैं: हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। और शर्त ये है कि वे 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ चुके हों। ये विश्लेषण इसे मौजूदा कानूनों के विस्तार के तौर पर नहीं बल्कि एक अलग श्रेणी के रूप में देखता है जो एक खास समूह को नागरिकता देने के लिए बनाया गया है। तो ये तो हुई नागरिकता साबित करने और पाने की बात, जो ज्यादातर व्यक्तिगत दस्तावेजों पर निर्भर करती है। लेकिन हाल ही में एक ऐसी प्रक्रिया चल रही है जो पूरे समुदाय को, पूरे राज्य की मतदाता सूचियों को प्रभावित कर रही है। ये विशेष गहन पुनरीक्षण या SAIR। इन दोनों के बीच क्या कोई संबंध है? क्या दस्तावेजों की ये प्राथमिकता SAIR प्रक्रिया को भी प्रभावित करेगी? ये बहुत जरूरी सवाल है। SAIR का प्राथमिक और घोषित लक्ष्य मतदाता सूचियों को अपडेट करना है। सरकार का तर्क ये है कि जो लोग सालों से मतदान नहीं कर रहे या एक जगह से दूसरी जगह चले गए हैं या जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनका नाम सूची में रखने का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। ये प्रक्रिया 12 राज्यों में शुरू हो चुकी है और धीरे धीरे पूरे देश में लागू की जाएगी। और इसके नतीजे दिखने भी लगे हैं। हाँ बिल्कुल। बिहार का उदाहरण दिया गया है जहां इस प्रक्रिया के तहत 62 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। 62 लाख, ये एक बहुत बड़ी संख्या है। बहुत बड़ी। उत्तर प्रदेश, बंगाल और गुजरात जैसे बड़े राज्यों में भी ये प्रक्रिया चल रही है। जब लोग सुनते हैं कि लाखों नाम वोटर लिस्ट से कट गए तो डर लगना स्वाभाविक है। क्या इसका मतलब ये है कि लोगों की नागरिकता खतरे में है? और यहीं पर ये विश्लेषण एक बहुत बड़ा स्पष्टीकरण देता है। इसमें जोर देकर कहा गया है कि ये एक गलतफहमी है। SIR का उद्देश्य नागरिकों को देश से बाहर निकालना नहीं है बल्कि सिर्फ मतदाता सूचियों को अपडेट करना है। तो ये नागरिकता की समीक्षा नहीं है? नहीं, ये सिर्फ मतदाता होने की स्थिति की समीक्षा है। ये स्पष्टीकरण तो ठीक है, लेकिन क्या ये वाकई इतना आसान है? जब किसी का नाम वोटर लिस्ट से हटता है तो डर लगना तो स्वाभाविक है। क्या स्रोत इस बात पर गौर करता है कि भले ही आधिकारिक तौर पर मकसद नागरिकता छीनना ना हो, लेकिन जमीनी स्तर पर ये लोगों के लिए कितनी बड़ी परेशानी और डर का सबब बन सकता है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इस डर को समझाने के लिए असम में 2019 में हुई NRC प्रक्रिया का उदाहरण दिया गया है। वहां 18 लाख लोगों के नाम सूची से हटाए गए थे, लेकिन आज तक किसी को देश से बाहर नहीं भेजा गया। तो वो लोग आज भी भारत में ही हैं? हाँ, विश्लेषण ये साफ करता है कि मतदाता सूची से नाम हटने का सबसे संभावित परिणाम ये हो सकता है कि उन लोगों को कुछ सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित किया जा सकता है, लेकिन उनकी नागरिकता या देश में रहने का अधिकार वो प्रभावित नहीं होगा। अच्छा। नागरिकता पर अंतिम फैसला लेने का अधिकार सिर्फ गृह मंत्रालय के पास है, चुनाव आयोग के पास नहीं। ये एक बहुत बड़ा फर्क है।
तो फिर आम नागरिक को क्या करना चाहिए? घबराना तो कोई हाल नहीं है, क्या कोई सलाह दी गई है? सलाह बहुत सीधी और व्यावहारिक है। घबराने की बजाय तैयारी करें। 6 दस्तावेजों को तैयार रखने की सलाह दी गई है। 6 दस्तावेज कौन कौन से? आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी और सबसे जरूरी जन्म प्रमाण पत्र और पासपोर्ट? बिल्कुल। और चूंकि SAI प्रक्रिया का एक घोषित लक्ष्य उन लोगों को हटाना है जो वोट नहीं देते, तो एक सीधी सलाह ये भी है कि मतदाता सूची में अपना नाम बनाए रखने के लिए मतदान जरूर करें। मतलब अपनी सक्रिय नागरिकता दर्ज कराएं। हाँ, ये अपनी सक्रिय नागरिकता दर्ज कराने जैसा है। विश्लेषण में एक और दिलचस्प बात सामने आई है, 2013 की एक समय सीमा। इसका क्या मतलब है? हाँ, ये एक बारीक लेकिन महत्वपूर्ण बात है। इसमें बताया गया है कि जो लोग 2013 से पहले से भारत में बसे हुए हैं, उन्हें नागरिकता साबित करने के लिए ज्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा, बशर्ते उनके पास बुनियादी दस्तावेज हों। उनके लिए प्रक्रिया सीधी मानी जा रही है। हाँ, और जो लोग 2013 के बाद आए हैं, उनके लिए जांच थोड़ी ज्यादा हो सकती है। जो लोग 2013 के बाद भारत में आकर बसे हैं, उन्हें सिर्फ आधार, पैन या राशन कार्ड के आधार पर नागरिकता नहीं मिलेगी। उन्हें अपनी स्थिति को प्रमाणित करने के लिए शायद और भी पुख्ता सबूत देने पड़ सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी काफी विस्तृत है। ये सिर्फ ये नहीं बताती कि कौन से दस्तावेज जरूरी हैं, बल्कि ये भी कि नियम कैसे बदल रहे हैं और SI जैसी सरकारी प्रक्रियाओं का असली मकसद क्या है। इसमें अफवाहों से बचने पर भी काफी जोर दिया गया है। सही कहा। इसमें सबसे बड़ा संदेश यही है कि सुनी सुनाई बातों या डराने वाली वीडियो पर ध्यान न दें। सरकार की मंशा नागरिकों को बाहर निकालने की नहीं, बल्कि मतदाता सूची को व्यवस्थित करने की है। इसलिए तैयारी करना जरूरी है, घबराना नहीं। तो इस पूरी चर्चा का सार ये है कि नागरिकता के प्रमाण के लिए दस्तावेजों की एक साफ प्राथमिकता सूची है, जिसमें जन्म प्रमाण पत्र और पासपोर्ट सबसे ऊपर हैं। जी। आधार और वोटर ID जैसे कार्ड सहायक हैं, निर्णायक नहीं। साथ ही मतदाता सूची को अपडेट करने की एक देशव्यापी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इन स्रोतों के अनुसार इसका मकसद नागरिकों को देश से निकालना नहीं है। सलाह स्पष्ट है, अपने दस्तावेजों को दुरुस्त रखें और जागरूक रहें। बिल्कुल। और ये पूरी चर्चा इस बात पर आधारित है कि हमारी पहचान और नागरिकता कुछ भौतिक दस्तावेजों पर टिकी है। ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। इस डिजिटल दुनिया में जहां हमारा ज्यादातर जीवन ऑनलाइन है, पहचान और नागरिकता के सबूत की परिभाषा कैसे विकसित होगी? ये दिलचस्प है कि एक तरफ हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं और दूसरी तरफ नागरिकता का सबसे बड़ा प्रमाण आज भी कागज का एक टुकड़ा है। सही कहा। भविष्य में क्या होगा? क्या हमारी डिजिटल मौजूदगी ही हमारी नागरिकता का सबसे बड़ा प्रमाण बन जाएगी?